Honorable Lieutenant Governor J&K, Shri Manoj Sinha, respected Chief Secretary J&K, Dr. Arun Kumar Mehta, Principal Secretary Power Development Department J&K, Shri H. Rajesh Prasad, Divisional Commissioner Kashmir, Shri Vijay Budhuri, colleagues from the Raj Bhavan, friends from the media. On behalf of the Department of Information and Public Relations, I welcome you all to this press interaction. The format of this interaction will be as follows. We will begin with opening remarks from the Principal Secretary PDD regarding the power scenario in Jammu and Kashmir, followed by Honorable LG's remarks, which will then be followed by a brief interaction. I request Principal Secretary PDD to give his opening remarks. Honorable Lieutenant Governor Sir, respected Chief Secretary and dear friends, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार देता हूं और पावर सिचुएशन के बारे में अगर बताना है तो आप सब लोग वाकिफ हैं इस साल जो स्थिति है हमारी जो पानी का लेवल नदी में और डैम में उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। जो हम पीक समर में जैसे जून जुलाई अगस्त में हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मुख्यतः बगलिहार हम टोटल हमारे जो जनरेशन यूनिट से 1000 से भी ज्यादा तकरीबन 1000 से 50 मेगावाट तक की बिजली जनरेट होती थी, मगर सितंबर 15 और सितंबर एंड तक और अभी अक्टूबर में सितंबर 15 तक वो तकरीबन 750 मेगावाट तक नीचे आ गई थी। अभी फिलहाल वो 200 से 250 तक की सीमित है। ये एक बहुत ही ड्रास्टिक फॉल है क्योंकि पानी का स्तर नदियों में जलाशय में बहुत ही नीचे गिरा है क्योंकि ड्राई स्पेल के वजह से। ये इस किल्लत के वजह से ही हमारे बिजली की जो सप्लाई है उसमें इफेक्ट हुआ है। मैं अभी एक ओवरऑल सिचुएशन जम्मू कश्मीर की डिवीजन की जम्मू और कश्मीर डिवीजन के दोनों साथ में देना। फिलहाल अब हाल ही में हम कश्मीर डिवीजन में तकरीबन 1100 से 1200 मेगावाट की बिजली को सप्लाई कर रहे हैं और जम्मू डिवीजन में 900 मेगावाट की बिजली को सप्लाई कर रहे हैं। ये अगर हम देखेंगे तो पिछले साल का जो तुलना में लगभग उसी स्तर पर हम मेंटेन कर रहे हैं, मगर जो बिजली की अवेलेबिलिटी हम देखेंगे बिजली की अवेलेबिलिटी सिर्फ 1400 मेगावाट ही है क्योंकि हमारे जो सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन एनएचपीसी है एनटीपीसी है दूसरे जो सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन के और हमारी जो स्टेट जनरेटिंग स्टेशन पूरा मिला के हमारे पास बिजली की जो उपलब्धता है वो 1300 से 1400 मेगावाट ही है। जो हम सप्लाई कर रहे हैं 2100 मेगावाट दोनों डिवीजन को मिला के, जो बीच का गैप है 1400 मेगावाट से 2100 मेगावाट तकरीबन 700 मेगावाट बिजली हम एक्सचेंज से पावर एक्सचेंज से खरीद के दे रहे हैं। मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूं पावर एक्सचेंज में दाम बहुत ही ज्यादा है। ये दाम अभी फिलहाल इस टाइम में इस जो वक्त में 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक पहुंच रहा है, जो हमारी एवरेज रेट है पर डे की 7 रुपए पर यूनिट। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बिजली हम लोगों को यहाँ के जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बीपीएल का रेट है हमारा 1 रुपए 25 पैसा, जो उससे जो नेक्स्ट स्लैब है जो 200 यूनिट तक का जो स्लैब है 200 से जो 400 यूनिट तक का स्लैब है हम 2 रुपए से 3 रुपए 80 पैसे तक हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओवरऑल जो एवरेज बिलिंग रेट कमर्शियल इंडस्ट्रियल सब मिला के हम 4.5 रुपए में एवरेज बिलिंग रेट हमारी है। तो हम बिजली को सप्लाई करते हैं 4.5 में, हमें ये बिजली 7 रुपए एवरेज रुपए
जो पर यूनिट खरीदनी पड़ रही है, मगर उसके बावजूद हम 7 रुपए के एवरेज में खरीद के 2100 मेगावाट का मोटा मोटी जो दोनों डिवीजन में बैलेंस करके सप्लाई करें। मैं मानता हूं कटौती है, क्योंकि हमारी यहाँ डिमांड जो एवरेज डिमांड है अभी 2600 मेगावाट की, उसमें हम सिर्फ जो 2100 मेगावाट तक की हम पूरा कर पा रहे हैं। जो बैलेंस है 500-600 मेगावाट की जो यहाँ कमी है, उस वजह से हमें कटौती लगानी पड़ रही है। ये कटौती मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने इसको जो निपटारा कर, क्योंकि पीक विंटर आने वाला है, हमारी जो डिमांड और बढ़ने वाली है, उसको सारा हम नजर रखते हुए, क्योंकि हम पीक विंटर में हमारे बाद में जो एक्सचेंज में भी पावर उपलब्धता नहीं होगी, तो उसके लिए हमने पुख्ता क्रम भी लिया है, उसका हमने स्टेप्स भी उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे जो पहला स्टेप है कि हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ बैंकिंग यानी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम को हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी 500 वाटर लेवल उसका पावर फ्लो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट हो रही है। जाना ने बताया था कि बताना मैं इनको कि किस विंटर में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए। अभी एलजी ने अभी स्पीच किया, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता, भारत सरकार हर साल जी अभी ये वाई भी चल रहा है हमारी बाइस हो जाएगी तो उपलब्धता कम होती है। भारत सरकार ने पिछले साल भी हमें विंटर में एडिशनल कोटा दिया था, वो कोटा भी भारत सरकार ने एलोकेशन दिया, उसका फ्लो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे पीक विंटर बढ़ेगा उसका फ्लो बढ़ते जाएगा। अभी फिलहाल उन्होंने 1350 टोटल जो अवेलेबल पूल है उसमें हमें 56% स्टैगर्ड वे में 56 होगा, बाद में 78 होगा, पीक विंटर में 90% स्टैगर्ड वे में बढ़ते जाता है। सो तीसरा स्टेप हमने जो अभी जो 500 मेगावाट एनटीपीसी से एनटीपीसी ने जो पीएफसीएल के द्वारा, पीएफसी जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा भारत सरकार की एक शक्ति पॉलिसी, नई पॉलिसी है, उस नए पॉलिसी के हिसाब से जो कोयला को एक ट्रांसपेरेंट वे से बिडिंग के द्वारा उसको अलोकेट किया जाएगा, जो जनरेटिंग स्टेशन को सारे इंडिया में, वहां से उस पावर को ये जो भारत सरकार के जो निर्धारित जो संस्था है पीएफसी, वो बिडिंग करके उन्होंने ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस को चालू करके पावर प्रोक्यूर किया है। वो 5 रुपए के आसपास पर यूनिट पावर मिलेगी। 500 मेगावाट के पीपीए के सारे बंदोबस्त ऑलरेडी हो चुके, वो अंतिम चरण पर है पीपीए एंटर करने की। जैसे हमने 2-3 क्रम उठाए हैं, जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि जितने हम एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा पावर अवेलेबल नहीं होता है। अगर 500 करेंगे तो हो सकता है कि 200-250, क्योंकि पावर अवेलेबिलिटी और एग्रीमेंट के बीच में गैप होता है, वो ऊपर नीचे चलते जाता है। तो हम एक ओवरऑल सिचुएशन को मैनेज करके जो जितना यहाँ पावर अवेलेबिलिटी की जो स्थिति है उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय एलजी साहब पिछले हफ्ते उन्होंने साहब ने रिव्यू लिया था, और 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू लिया था। हम लोग पूरी तरह जो पावर के सिचुएशन को मैनेज करने के लिए और आने वाले विंटर को उसकी जो डिस्ट्रेस को उसको मैनेज करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश में लगे, और मैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू मैनेज दिस सिचुएशन जैसे हमने पिछले साल मैनेज किया था। मैं उतना तो हम जरूर मेंटेन करेंगे, उसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश हमारी पूरी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now I would like to request Honorable LG for his remarks. पहले तो मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हिजर का दौर कुछ लंबा हो गया था, तो मुझे लगा कि अब मुलाकात होनी चाहिए। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडी जी ने आपको पावर सिनेरियो क्या है जेएनके का बताया। ये सच है कि पिछले 3 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में काफी एक्यूमुलेशन हुआ है। पहले की तुलना में बिजली भी हम ज्यादा देने लगे हैं लोगों को, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हमारा घाटा भी बढ़ गया है। अभी जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडी आपको बता रहे थे कि 10 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद के 1 रुपए 25 पैसे पर यूनिट बिजली देने की भी स्थिति है। एक तो पहले से ही भारी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी बिलिंग जो होती है उसमें कितना पैसा आता है आप सब जानते हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मीटरिंग हो
इसकी कोशिश की जा रही है। बस जो पहले चरण में ये कोशिश है कि श्रीनगर जम्मू, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच थी, कुछ जानबूझ करके बनाई गई थी, उसके भी इंतजाम पीडी डिपार्टमेंट ने किए हैं। किसी को भी अगर संदेह है कि हमारी बिलिंग ठीक नहीं है तो मीटर टेस्ट किया जा सकता है। रैंडमली भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और जहां से शिकायत आ रही है उनके मीटर भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो मीटर से जो बिल आएगी वो सही आएगी, इसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक चलाना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी कोशिश ये होगी कि जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है वहां न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर फीडर जहां से पैसा मिल रहा है वहां 24 घंटे बिजली, अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहां आमंत्रित किया हूं। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ जो देश को मिलेगा उस पहलू पर मैं कम जाऊंगा, जम्मू कश्मीर को इसका क्या लाभ होगा इस पर ज्यादा मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भी इस परियोजना के लिए दिल्ली में पावर मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठक हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी अनवरत इसको लेकर के प्रयत्नशील थे, और पावर डेफिसिट होने की वजह से मैं जानता हूं कि यहाँ एक दुर्व्यवस्था थी, जम्मू कश्मीर की आवाम को तकलीफें भी झेलनी पड़ती थी। अब इस परियोजना की पृष्ठभूमि और डिटेल थोड़ा मैं बता दूं, फिर मैं जम्मू कश्मीर पर आता हूं। आप सबको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फील्ड सर्वे करके लद्दाख में 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने की योजना बनाई। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ होगा, देश के बाकी हिस्सों को तो लाभ होगा ही। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ है, जिसमें 40% लगभग 8,309.48 करोड़ रुपए भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। विद द 40% ग्रांट सपोर्ट, द लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन टैरिफ will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power. अब ये हमारे लिए विन-विन सिचुएशन होगी। लद्दाख क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन और रिवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए परियोजना कैसे बनेगी इस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। मैं उसके विवरण में नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं कि वहाँ टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, एवलांच भी आते हैं। तो जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्पेशल स्टील टावर का इस्तेमाल और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई, और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर पर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट यानी EHV सिस्टम भी उसमें लगाया जाएगा। इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
एक नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो हिमाचल प्रदेश पंजाब होकर के हरियाणा के कैथल तक जाएगी। जो दूसरा हमारी एक लाइन है जम्मू कश्मीर में, लेह रुस्टेंग श्रीनगर लाइन से भी इसे जोड़ा जाएगा। और ये जो हमारी एग्जिस्टिंग 220 kV लेह रुस्टेंग श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन है, उससे कश्मीर वैली को एक अल्टरनेटिव बिजली मिलने का संसाधन उपलब्ध होगा। आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि रुस्टेंग जो है वो गांधरबल जिले में स्थित है। सर्दियों के दौरान जैसा अभी हमारे राजेश प्रसाद जी ने बताया, हाइड्रो पावर का जनरेशन स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता है। इसके ऑपरेशनल होने के बाद हमारी निर्भरता हाइड्रो पावर पर बहुत कम हो जाएगी। भविष्य में हमारे पास ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। एक अलग से 400 kVA की ट्रांसमिशन लाइन डेडिकेटेड कश्मीर के लिए बने, इसको भी हम लोग बहुत दिन से परसू कर रहे हैं और ये भारत सरकार में विचाराधीन है। लेकिन ये जो 220 kV रुस्टेंग ग्रिड को 220 kV जैनकोट ग्रिड से पहले से ही जोड़ा जा चुका है और इसके अतिरिक्त ये 220 kV मीर बाजार ग्रिड को भी रुस्टेंग ग्रिड से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और ये शीघ्र पूरा हो जाएगा। अब आपको बताया इन्होंने कि हमारी एनर्जी डेफिसिट की वजह से बाहर से अतिरिक्त बिजली काफी महंगे दाम पर खरीदी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर राउंड द क्लॉक बिजली की उपलब्धता हमें सुनिश्चित होगी। लद्दाख से कश्मीर तक रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर से जम्मू क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि मौजूदा सेंट्रल सेक्टर ग्रिड अर्थात जम्मू में स्थित 400 kV सनपुर जटवाल ग्रिड से कश्मीर घाटी में बिजली का जो हम ट्रांसफर करते हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। इसलिए जम्मू रीजन को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है कश्मीर की, वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतिम छोर पर हम हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से देश भर में चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, बिजली पहुंचाई जाती है। अब अंतिम छोर पर होने के कारण हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या ये बराबर बनी रहती है, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्टेड जो नई परियोजना है उसके कारण ये लो वोल्टेज से भी हमको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरा ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है तो कार्बन फुटप्रिंट भी मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कम होगा और एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष रखा है। कश्मीर वैली में ट्रांसमिशन सिस्टम में रिडंडेंसी भी क्रिएट होगी और डिजास्टर के दौरान बिजली सेक्टर में होने वाली परेशानी से भी हम सबको मुक्ति मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख से कश्मीर वैली तक, मैंने पहले बताया कि एक नई 400 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। 400 kV किशनपुर, बागूरा और सांबा जतवाल अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइनों के अलावा कश्मीर वैली के लिए 400 kV लेवल पर ऊर्जा का ये थर्ड सोर्स होगा और ये नई 400 kV लाइन कश्मीर वैली की भविष्य की जितनी जरूरतें हैं, वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, इससे सब हम पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिजली की स्थिति इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ जम्मू कश्मीर को ही मिलने वाला है। विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। बिजली के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्नो क्लियरेंस को लेकर के भी आज मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन्स हमारे पास बड़ी संख्या में आ गई। जो सड़क हमारी डैमेज होती थी, अब कटर लोहे के स्थान पर वो अब लोहे के कटर नहीं है जो अभी नई मशीनें आई हैं, तो उसमें भी हम अच्छी स्थिति में है। राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबका पर्याप्त स्टॉक, दवा, इसकी कोई दिक्कत न हो, ये सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को आज इस बात
के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया जाए, क्योंकि आप वही माध्यम है जिससे सामान्य आदमी तक हम बात पहुंचा पाएंगे। तो आज का विषय यही था। अगर इस विषय से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है, और एक अनुरोध हुआ कि राजनीतिक प्रश्न न पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर। सर, मैं आसिफ न्यूज़ 24 से। सर, मेरा पीडीडी से संबंधित ये सवाल है। हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, अगर आपको जानकारी हो तो। जो लॉसेस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसमें तो हमने देखा कि स्मार्ट मीटर सब काफी जगहों पर लग गए हैं, तो काफी लॉसेस रिकवर हो गए। लेकिन जो एक बड़ा आपका ट्रांसमिशन लॉस होता है वो केबल्स का होता है, जो ओपन केबल्स है। उस स्तर में आप कहीं पर आगे बढ़ पाए हैं उस लॉस को कम करके, या वो कितना, अगर आप बता पाए कितना ट्रांसमिशन लॉस होता है अभी? मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, जम्मू कश्मीर में नियर ब्रूट पर तीर बेतरोक 55% तक लेके आए पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य है कि 55% से घटा के उसको 45 तक 10% घटाने की बात है। लॉसेस के लिए रीजन, अगर मेन रीजन हम देखेंगे, ये तो है हमारे जो मीटरिंग है, सिर्फ 50% मीटरिंग ही है, और कश्मीर रीजन में मीटरिंग का जो स्टेटस है काफी कम है, क्योंकि 11 लाख कस्टमर्स में 8 लाख लोगों के पास मीटर ही नहीं है। जम्मू में तकरीबन 10 लाख कस्टमर्स में 3 लाख लोगों के पास मीटर नहीं है। ये एक मेन रीजन है कि क्योंकि बिल्डिंग हमारी मीटरिंग के हिसाब से नहीं बनी है। इसी को मध्य रखते हुए भारत सरकार ने, जम्मू सरकार ने मिलके RDSS के अंतर्गत स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य रखा है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, सारे देश में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि 4 लाख स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी लग चुके हैं जम्मू में, और श्रीनगर में दोनों डिवीजन में लग चुके हैं, और पूरे 21 लाख लोगों को स्मार्ट मीटर्स लगाने का टेंडर हो चुका है, वर्क अवार्ड स्टेज में है, और अगले 2-2.5 साल में, मैक्सिमम 3 साल में हम स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। तब इसमें एफिशिएंसी लॉसेस हम 20 से नीचे आ सकते हैं। दूसरा रीजन है कि फिल्परेज या थेफ्ट, कुकिंग करके पावर को स्टील किया जाता है, वो वहाँ वो जो इंसुलेटेड केबल ना होने के कारण, ऐसे तो थेफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ कंप्लेंट काफी कम है, तो उसको RDSS प्रोग्राम, जो भारत सरकार का RDSS प्रोग्राम 90% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10% बाय द यूपी गवर्नमेंट, 5,500 करोड़ रुपए सैंक्शन में, जिसमें स्मार्ट मीटर्स की है, AB केबल लगाने का प्रोग्राम भी है, और जो मॉडर्न DT जो ट्रांसफॉर्मर और अन्य उसमें कंपोनेंट्स भी है। जो AB केबल्स का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है उसमें, क्योंकि हमारा AB केबल और स्मार्ट मीटर साइमल्टेनियसली चल रहा है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल से काम चल रहा है, दोनों को हम सिंक्रोनाइज करके कर रहे हैं, मगर हमें काफी और आगे बढ़ने के लिए और आगे लंबी दूरी जाना अभी बाकी है, क्योंकि 30 लाख कंज्यूमर्स में 4 लाख ही हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि AB केबल का काम अभी चालू हो चुका है। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 3 साल के अंतर्गत हमारा एफिशिएंसी लॉसेस को 55% जो अभी करंट है उसको 20% से कम लाने का, क्योंकि प्रोग्रेसिव स्टेट्स जैसे कर्नाटक है, केरला है, अन्य जो मध्य प्रदेश है, वहाँ एफिशिएंसी लॉसेस 7 से 8% है, इंटरनेशनल जो डेवलप्ड कंट्रीज में 4% से कम है। तो इसमें अलग अलग रीजन है, जैसे आपने ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3-4 साल में जितना इन्वेस्टमेंट जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, यहाँ की जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यहाँ की जो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए काफी बड़ा परमानेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सारा उसी दिशा में है कि वहाँ ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना, और यहाँ की जो वोल्टेज की जो रिलायबिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, उसको कम करना, पावर की रिलायबिलिटी को बढ़ाना, और उसके साथ ही रेगुलर पावर सप्लाई करने के लिए इंश्योर करेंगे। सो इस दिशा में हमारे पुख्ता कदम है, मगर ये टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए इतने सालों में काम नहीं हुआ, उसको करने के लिए टाइम लगेगा। पूरी प्लान और प्लान एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, उसमें तकरीबन 500 करोड़ हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। थैंक यू सर।
एलजी सर, आपने जो कहा था ना कि अगर कहीं पे 100% मीटर्स लगे हुए हैं तो वहां पर कोशिश करेंगे कि उनको 24 आवर्स या ज्यादा नॉन मीटर्ड एज कम्पेयर टू नॉन मीटर एरियाज अच्छी पावर से मिल लेगी। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो फुली मीटर्ड है, लेकिन उनके आस पड़ोस में दूसरे, सपोज एक कॉलोनी है उसमें सब जगह मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर, तो उसके साथ कोई एक, मतलब 3-4 कॉलोनीज के साथ कोई एक इलाका है जहां पर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उन सभी को नॉन मीटर्ड एरियाज में गिना जाता है। तो उसके लिए कोई समाधान अगर हो सकता है? मैं जो कहा था उसको फिर दोहरा रहा हूं। जैसे एक तो राजेश प्रसाद जी ने जब आपको बताया तो कहा कि हमारे पास कुछ शॉर्टेज है पावर, तो कुछ तो कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन जो कटौती होगी 100% मीटर एरिया में सबसे कम होगी। आदर्श स्थिति ये होगी कि हम 24/7 पावर दें। वो उस स्थिति के बारे में मैंने इस प्रोजेक्ट की चर्चा की कि इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर पूरी पावर की उपलब्धता रहेगी तो हम 24 आवर बिजली दे सकेंगे। लेकिन जो एरिया 100% मीटर्ड है वहां सबसे कम कटौती होगी, ये जोर दे के मैं दोहरा रहा हूं। और अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो आप बताइएगा, बहुत कड़ी कार्रवाई। Bahasa Bina juga.